चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हम लोग बात कर रहे हैं वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। कल जितना पढ़ा था संक्षेप में एक बार तेजी से रिवाइज कर लें और फिर आगे बढ़ेंगे। वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत या साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, हमने अर्थ की बात की थी। वैज्ञानिक और प्रबंध दो शब्द थे, दोनों के अलग अलग अर्थ किए थे और दोनों को जोड़ दिया था आपस में। निष्कर्ष हमने देखा था कि विशिष्ट ज्ञान के आधार पर जब हम कार्य को सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न करते हैं तो उसे वैज्ञानिक प्रबंध कहा जाता है। वन बेस्ट वे, या काम को करने का एक सही तरीका क्या हो, हम इसकी खोज करें और ऐसा अपने ज्ञान और अनुभव के आधार पर करें तो उसी को वैज्ञानिक प्रबंध कहते हैं। वैज्ञानिक प्रबंध क्यों प्रतिपादित किया गया, तो कुछ उद्देश्यों की हम बात कर रहे थे। मूल उद्देश्य सारे सिद्धांतों का एक ही, और वो संगठनात्मक कार्यकुशलता में बढ़ोतरी। चूंकि निजी प्रशासन में सिद्धांत आया तो इसलिए कुछ और उद्देश्य हम देख रहे थे। सबको फायदा या लागत कटौती या आपसी विवादों का निपटारा, तो इस तरह से कुछ और उद्देश्यों की हमने बात की थी। वैज्ञानिक प्रबंध की मान्यताएं हमने देखी थी। पहले से दिमाग में बैठी कुछ बातें जिनके ऊपर निर्भर रहा वैज्ञानिक प्रबंध या F.W. टेलर का योगदान। तो मेन सोच थी कि व्यक्ति आर्थिक प्राणी है, विवेकशील है, कामचोर है, केवल पैसे का लालची है, प्रबंधक की भूमिका महत्वपूर्ण है, वैज्ञानिक विधियां हो तो हम संगठन को कार्यकुशल बना सकते हैं। इस तरह की कुछ बातें थी। टेलर के योगदान की हम बात कर रहे थे कि 1910-11 में टेलर ने यह सिद्धांत दिया है। उनकी पुस्तक पब्लिश हुई थी, प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, जिसमें यह सिद्धांत आया। संगठन की फर्स्ट सिस्टेमेटिक अप्रोच की संज्ञा दी गई इसे। क्यों टेलर ने सिद्धांत दिया, तत्कालीन परिस्थितियां क्या थीं, तो उसकी हम चर्चा कर रहे थे। बेसिकली टेलर ने जब काम किया था, प्रयोग किए थे, तो वो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का टाइम था। उसी दौरान कई सारी समस्याएं देखी थी टेलर ने, उनके समाधान के लिए प्रयोग किए थे और फिर वहीं से टेलर ने अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था। क्या समस्याएं, तो उनकी हम बात कर रहे थे कि आज से 150 साल पहले वैज्ञानिक सोच नहीं थी। संगठनों का बहुत अव्यवस्थित तरीके से डिजाइन किया गया था। ना काम तय थे, ना काम को करने के तरीके, ना कोई डायरेक्शन, ना कोई मोटिवेशन, ये सब चीज़ें नहीं थी। टेलर ने नेचुरल सोल्जरिंग और सिस्टेमेटिक सोल्जरिंग के माध्यम से उन समस्याओं को पहचाना था, उनके समाधान के लिए प्रयोग किए थे। प्रयोगों को दो भागों में हमने बांट दिया, दो कंपनियों के नाम के आधार पर जिनमें टेलर ने काम किया था, मिडवेल और बेथलेहम प्रयोग। क्या प्रयोग थे, हमने उनकी बात की थी। और इन्हीं प्रयोगों से मिले निष्कर्षों के आधार पर टेलर ने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था। सिद्धांतों को भी हमने अध्ययन की सुविधा के लिए दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, प्रथम चरण और द्वितीय चरण के सिद्धांत। प्रथम चरण में 4 सिद्धांतों की हमने बात की थी कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रतिदिन का काम निर्धारित कर दें, मानकीकृत कार्य दशाएं हो, मतलब कौन क्या करेगा, कैसे करेगा, किस माहौल में करेगा, ये सब कुछ तय हो जाए, जिसका पहले अभाव था। कैरेट एंड स्टिक विचारधारा की जो सफल हो तो पुरस्कार और जो असफल हो तो उसे दंड की व्यवस्था हो, ताकि सबको बेहतर करने की प्रेरणा मिले। और फिर द्वितीय चरण में 3 और सिद्धांत दिए टेलर ने। यही 3 सिद्धांत हम आज पढ़ेंगे। तो एक एक करके देखें ये सिद्धांत क्या हैं। द्वितीय चरण के 3 सिद्धांत, और उसमें पहला है 4 बेसिक प्रिंसिपल्स या 4 मूल नियम। द्वितीय चरण में टेलर ने जो सिद्धांत दिए, पहला 4 मूल नियम, 4 बेसिक प्रिंसिपल्स। वो 4 कौन से नियम स्क्रीन पे आपके सामने हैं। पहला है प्रतिदिन के कार्य का निर्धारण या कार्य को विज्ञान के रूप में विकसित करना, कार्य के विज्ञान का विकास।
दूसरा है कर्मचारियों की वैज्ञानिक तरीके से नियुक्ति, उनके लिए ट्रेनिंग, ताकि हम उनकी क्षमताओं का विकास कर सकें। तीसरा, कार्य और कर्ता के बीच में सही तालमेल। और चौथा, प्रबंधकों और कर्मचारियों के बीच में कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों का समुचित विभाजन। टेलर ने ये 4 मूल नियम दिए और आप देखिए ये भी उन्हीं समस्याओं से जुड़े हुए हैं जो तत्कालीन संगठन व्यवस्था में मौजूद थी। कौन क्या करेगा, कैसे करेगा, तय नहीं है। तरीके क्या होंगे, डायरेक्शन, स्टैंडर्ड क्या होंगे, किन पैरामीटर्स को फॉलो करना है, तय नहीं है। उसके अलावा देखिए तो अवैज्ञानिक भर्ती है, सबको केवल अपने मुनाफे की चिंता है, कंपनी में प्रोडक्शन कैसे बढ़े इस बात से किसी को कोई मतलब नहीं है। तो ये सारी दिक्कतें देखिए हम देख रहे हैं। टेलर ने उन्हीं समस्याओं के समाधान के लिए ये 4 नियम दिए। पहला देखिए आप, कार्य के विज्ञान का विकास, या दूसरे शब्दों में वही कार्य को विज्ञान के रूप में विकसित करना। विज्ञान का अर्थ हम जान रहे हैं विशिष्ट व व्यवस्थित ज्ञान। टेलर ने कहा हम कार्य को विज्ञान बना दें, ऐसी तकनीकें खोजें जहां बेहतर तरीके से काम किया जाए, काम करने में हमें अरुचि और उदासीनता ना हो बल्कि हमें इंटरेस्ट पैदा हो उस काम को करने में। कल हम बात कर रहे थे बस लेबर को एक जगह से रॉ जो आयरन है, पिग आयरन, उसे सिर पे उठाना है, पैदल चल के जाना है, धूप गर्मी ठंड बारिश जो भी, और जहां भट्टा लगा है जहां गलाना है वहां तक ले जाए, बस सुबह से शाम दिन भर यही काम है उसका। बोर हो जाएगा कोई भी, 2 5 10 दिन काम करेगा, बोरियत होगी, छोड़ेगा। टेलर ने कहा नहीं, अब हमें कार्य को इंटरेस्टिंग बनाना है, विज्ञान बनाना है। एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट जो याद रखिए, ये आपको अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए भी उपयोगी है, यहाँ पवेट के लिए तो है ही उपयोगी। टेलर का कहना था कि आनंददायक कार्य खोजने से अच्छा है कि कार्य को आनंददायक बना दीजिए। देखिए आप, शब्दों का प्लेस चेंज है लेकिन कितनी गहरी बात छुपी है ये आपके, हमने कहा पर्सनल लाइफ जो तैयारी कर रहे हैं सिविल सर्विस की, उसमें भी बड़ा काम की लाइनें हैं ये, कि आनंददायक कार्य खोजने से अच्छा है कि जो काम आपको मिला है उसी को आनंददायक बना लें। अक्सर 10 5 दिन में 20 दिन में आपके सामने ऐसी स्थिति बनी होगी या बनेगी आगे कि आज मन नहीं लग रहा, रुचि, अरे इतना पढ़ रहे पता नहीं प्री भी पास होंगे कि नहीं, कि और क्या। ऐसा तो नहीं कि कहीं पैसा खराब कर रहा है, टाइम कोई आके कभी कुछ कह दे कि यार हम तो प्राइवेट कंपनी में नौकरी कर रहे हैं, खुश हैं, इतना पैसा उतना पैसा। तो कई बार, या जो पढ़ रहा है उसको पढ़ने में मन नहीं लग रहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने गलती कर दी, सिविल सेवा की तैयारी करने का डिसीजन लेके अपना कुछ और किया होता। तो अक्सर सबके साथ हो जाती है ऐसी स्थिति। तो वही टेलर की आनंददायक कार्य नहीं खोजिए आप, बल्कि जो काम मिला है अब उसी को आनंददायक बना दीजिए आप। वो किसी भी लेवल पे देखिए, घर में महिलाएं हैं, घरेलू काम कर रही, खाना बनाना है और जो भी, अब उन्हें लगता है अरे अब यही जिंदगी है हमारी, बिना बात का उन्हें बोरियत है, फ्रस्ट्रेशन है, काम में मन नहीं लग रहा, लड़ाई झगड़े या जो भी चीजें। तो अब जो काम हमें मिला है अगर उसी को हम इंटरेस्टिंग बना दें, उसी को पूरे मन से करें, कमिटमेंट और डेडिकेशन से करें, तो उसी में हमें अच्छा लगने लगेगा, उसी में हम ज़्यादा बेहतर कर पाएंगे। और अदरवाइज तो भाई
असंतुष्टि तो हर आदमी हमेशा रहे तो उसका तो कोई उपाय फिर है नहीं है। तो वे स्पेशली लेबर को भी समझा रहे हैं कि आप लोग ये जल्दी जल्दी नौकरी छोड़ के जा रहे हैं या काम करने में मन नहीं लग रहा, तो आप लेबर हो, क्या काम मिल जाएगा आपको? कोई पॉलिसी मेकिंग में जाके बिठा देगा आपको? जो आपकी क्षमता है वही तो काम मिलेगा। तब बेहतर यही है कि उसी काम को कितना रुचिकर बना लो कि काम भी हो और आपको बोरियत भी ना हो। उसके लिए टेलर ने कहा चलो हम कुछ इंतजाम करवा देते हैं। कुछ इंतजाम क्या? तो देखिए, गति अध्ययन, समय अध्ययन, थकान अध्ययन, स्पीड की स्टडी करें, टाइम की स्टडी करें, ऐसी तकनीकें विकास करें जहां हम काम की गति बढ़ा दें। रेल कार देखिए, घंटों का काम हमने कहा मिनटों सेकंडों में होने लगेगा। एक बार का इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, कितनी स्पीड बढ़ जाएगी काम की, टाइम कितना कम हो जाएगा। पहले दिन भर में 100 श्रमिक जितना एक जगह से दूसरी जगह लोहा ढोएंगे, अब 10 श्रमिक उससे ज्यादा काम कर लेंगे। रेल कार है तो कितना काम हो जाएगा। हमने कहा कहाँ 12 टन, कहाँ 60 टन, इतना कई कई टाइम्स बढ़ोतरी हो गई प्रोडक्शन में। ऐसी तकनीकें लाइए जहां श्रमिकों को कम से कम थकान हो। अगेन रेल कार, अब कोई देखिए थकान का कॉन्सेप्ट नहीं है, बस कच्चा लोहा एक जगह लोड कर देना है और फिर जाके भट्टे के पास जहां उसको गलाया जाना है वहां उतार देना है पूरा। वो रास्ते भर सिर पे रख के बोझा नहीं ढोना है। बस का टायर हमें एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है। एक तरीका है कि 4 आदमी उसे सिर पे रख के ले जाएं और दूसरा तरीका है कि एक आदमी उसे रोड पे रोल करते हुए दौड़ाते हुए ले जाए। है छोटी बात, लेकिन हर आदमी के समझ में उतनी भी नहीं आती। तो अगर हम दिमाग लगाएं, वही वैज्ञानिक विशिष्ट ज्ञान अपना अनुभव, तो ऐसी तकनीकें हम खोज सकते हैं जहां कम से कम थकान हो, काम की गति बढ़ जाए, बेहतर काम हो जाए। यही देखिए आप लोग, जितना 2 घंटे की क्लास में पहले होता था, अब इस नई तकनीक के माध्यम से उतना काम हम लोग लगभग 1 घंटे में कर रहे हैं। आधा टाइम हो गया। पहले ये एक एक चीज हम खुद लिखते बोर्ड पे अपने हाथ से तो समझाते आपको, तो स्वाभाविक सी बात है वो टाइम जाता कि नहीं जाता। अब हमारा दिन भर का वैसे टाइम जाता है ये स्लाइड बनाने में, लेकिन क्लास में 2 घंटे की जगह 1 घंटे में कर लेते हैं उतना काम हम। तो आखिर टाइम बचा कि नहीं बचा? काम पूरा कर रहे हैं, बल्कि ज्यादा ही कर रहे हैं, क्योंकि अब वो लिखने वाला, वो एक हमारा काम भी बच गया, हम और ज्यादा डिस्कशन कर पा रहे हैं आपसे चीजों का। मेन पॉइंट कीवर्ड बोर्ड पे लिखे हैं, डिस्कशन की मात्रा बढ़ा दी हमने, क्योंकि पहले लिखने में भी टाइम जाता था, तो भाई अब कोर्स की भी एक लिमिट है, तो डिस्कशन कम करते थे कई बार। अब इसी में अगर हम पूरा नोट्स आपको लिखवाने लगे, तब सोचिए और कितना टाइम लगेगा फिर। 2000 पेज का जो आपको पीडीएफ नोट दे रहा है, अगर वो हम पूरा सोचें कि लिखवाने लगे क्लास में बैठ के तब कितना समय हम लोगों का जाएगा। तो ऐसी तकनीकें खोजें हम कि काम बेहतर हो जाए, टाइम भी बच जाए और थकान बोरियत भी नहीं हो। तो हम वही 2 घंटे का हम अगर 1 घंटे में कर ले रहे तो अच्छी बात तो है ये, और ज्यादा और अच्छे से कर ले रहे। हाँ, हमारा बस उसमें इनपुट दिन भर मेहनत लग रही, लेकिन हमें भी इस बात की तसल्ली कि चलो एक बार स्लाइड बनेगी, आगे के लिए हमें भी फिर आराम रहेगा। बस फिर उसी स्लाइड्स में थोड़ा बहुत हम अपनी क्रिएटिविटी से कुछ प्लस माइनस करते रहेंगे, लेकिन एक मूल चीज तो कम से कम रेडी हो जाएगी बन के। तो ऐसी तकनीकें हम खोजें जहां श्रमिकों को कम से कम थकान हो, काम की गति बढ़ जाए। मतलब जो भी काम हम कर रहे, अब उसी को कैसे ज्यादा से ज्यादा हम इंटरेस्टिंग बना दें, ताकि उसमें हमें बोरियत ना हो। ये नहीं सोचना पड़े कि यार ये काम लेके गलती तो नहीं कर दी, कुछ और करते तो पहली बात है कि कार्य को विज्ञान बनाना है। आनंददायक कार्य नहीं खोजना है, जो काम अब मिला है उसी को आनंददायक बनाना है। दूसरी बात, अब कि जब काम विज्ञान हो गया, तो उसको करने के लिए अब हमें उतने योग्य सक्षम कार्यकर्ता भी तो चाहिए है। भाई तकनीक का प्रयोग कर रहे हैं हम, लेकिन तकनीक का यूज करने वाले जानकारी हमारे पास नहीं है, तो क्या बेकार हो जाएगी वो तकनीक की नहीं? तो फिर अब हमें दूसरा काम देखिए कि कर्मचारियों की हम वैज्ञानिक तरीके से भर्ती करें। देखें किसमें कौन सी योग्यता, अगर कमी है तो प्रशिक्षण दें उनको।
ताकि हम उनकी क्षमताओं का विकास कर सकें। भाई ट्रेनिंग देंगे, कर्मचारी योग्य सक्षम होंगे, क्षमताओं का विकास होगा, अल्टीमेटली फायदा संगठन को ही मिलेगा। तो पहले पॉइंट में काम को सुधारें, दूसरे पॉइंट में कर्मचारियों पर फोकस करें, उनको सुधारें, और अब तीसरा पॉइंट देखिए कि दोनों के बीच में एक सही तालमेल बिठाएं, कार्य और कर्ता के बीच में बैलेंस। कल हम बात कर रहे थे कि एमए पास आदमी को अगर फावड़ा चलाने के लिए लगा दें तो कभी भी हम उसकी क्षमताओं का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन नहीं कर पाएंगे। या किसी बिना पढ़े लिखे आदमी को हम पॉलिसी मेकिंग के काम में लगा देंगे, वो काला अक्षर भैंस बराबर होगा, उसके लिए क्या काम करेगा वो। तो अब हमें यहां ध्यान रखना है किस व्यक्ति में क्या योग्यताएं हैं, किस बात की हमने ट्रेनिंग दी है, हम ये सुनिश्चित करें कि उस व्यक्ति को वही काम सौंपा जाए ताकि वो बेहतर ढंग से अपने काम को संपन्न करे। और चौथा कि प्रबंधक, कर्मचारी, मैनेजर हैं, लेबर हैं, सबके बीच में ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज का क्लियर कट डिवीजन हो, सबको ये पता हो कि हमें क्या करना है, कितनी देर में करना है, संगठन हमसे क्या अपेक्षाएं कर रहा है, हमारी ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। टेलर का कहना था कि अगर ये 4 नियम लागू हो जाएंगे तो हम संगठनात्मक कार्यकुशलता में वृद्धि को सुनिश्चित कर पाएंगे, जो कि हमारा पर्पज है ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी, हम उसको सुनिश्चित कर पाएंगे अगर ये 4 नियम लागू हो जाएंगे। यहीं देखिए चौथे नियम के संदर्भ में टेलर ने और एक थ्योरी दी, अपवाद द्वारा प्रबंध या मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। अपवाद द्वारा प्रबंध, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। जो चौथा नियम देख रहे हैं, प्रबंधकों श्रमिकों के बीच में कर्तव्यों उत्तरदायित्वों का, ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज का क्लियर कट डिवीजन, वहीं से जुड़ी थी टेलर की ये थ्योरी मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। अपवाद द्वारा प्रबंध का मतलब है प्रबंधकीय सत्ता का प्रयोग अपवाद स्वरूप करना, एक्सेप्शनली जो मैनेजेरियल पावर है उसका यूज किया जाए। क्यों ऐसा, या क्या सेंस है इस बात का? पहले क्या है देखिए, कुछ भी फिक्स पहले से नहीं है, टोटल मन की मर्जी है, जिसको जो समझ में आ रहा है, जैसे समझ में आ रहा है उस तरीके से कर रहा है, कोई बताने पूछने वाला नहीं है। इनफैक्ट पूछने जाओ तो उल्टा वो सीनियर डांटने डपटने के लिए बैठे। अब यहां हम सब कुछ पहले से तय कर रहे हैं। अब देखिए फॉर्मलाइज हो रही हैं सारी चीजें, अब कुछ भी मन की मर्जी नहीं, सब कुछ तय, कौन क्या करेगा, कैसे करेगा, कितने समय में करेगा, गति क्या होगी, तरीके क्या होंगे, कब ब्रेक होगा, कब चाय पानी मिलेगा, वैज्ञानिक तरीके से भर्तियां हैं, प्रशिक्षण भी है। मतलब हमने हर चीज को अब फॉर्मलाइज कर दिया है, रूल्स रेगुलेशंस नियम कानून बना दिए। तो अब हर आदमी निर्धारित तरीकों से नियम कानूनों का पालन करते हुए अपनी अपनी ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करेगा, ना किसी को किसी दूसरे के काम में हस्तक्षेप करने की, टांग अड़ाने की जरूरत है, ना किसी को किसी के पास जाके अनावश्यक रूप से कुछ पूछने बताने की जरूरत है, क्योंकि सब कुछ तो तय है पहले से। तो टेलर का मानना था कि अब प्रबंधक के पास आप तभी जाएंगे या ऐसे मैटर लेके जाएंगे जो पहले से
तय नहीं थे, जिनके बारे में हमें आइडिया नहीं था, जो चीजें पहले से फिक्स नहीं है। भाई अचानक कोई नई समस्या आ गई संगठन में जो पहले से तय नहीं थी। हमें नहीं था आइडिया कि ऐसा हो जाएगा। अब कोरोना तो हमें तो नहीं था आइडिया कि अचानक इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी कि 10 महीने से सब बंद हो जाएगा। तो इसके लिए कोई हमारे पास पहले से ना दवाई थी, ना वैक्सीन थी, ना नियम कानून, मतलब कुछ नहीं था। अचानक एक हो गया। तो अचानक हो गया तो इसके लिए तो हमें अब नए सिरे से पूरा प्लान करनी पड़ेगी। तो ऐसे ही संगठन में भी है। किसी की दुर्घटना हो गई, कोई आग लग गई, मतलब कोई भी ऐसी एक्सेप्शनल सिचुएशन आ गई जो पहले से हमें जिसका आइडिया नहीं था, हमने उसके लिए प्लानिंग नहीं करी थी, तब उस तरह की समस्या को तो मैनेजर ही सॉल्व करेगा। उस तरह की समस्या तो लेबर या मिडिल लेवल के लोग सॉल्व कर नहीं पाएंगे। तो बस वैसे ही मैटर टॉप लेवल या प्रबंधक के पास जाएंगे और वहीं प्रबंधक अब अपनी सत्ता का प्रयोग करेगा। अदरवाइज बाकी चीजें तो पहले से सब फिक्स ही हैं, हर आदमी अपना अपना काम करता रहेगा। तो प्रबंधकीय सत्ता का प्रयोग अपवाद स्वरूप करना, उसे टेलर ने कहा अपवाद द्वारा प्रबंध या मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। टेलर ने कहा हम ये 4 नियम लागू कर दें, अपवाद द्वारा प्रबंध लागू कर दें, तो संगठन की कार्यकुशलता को बढ़ाया जा सकता है। लेकिन टेलर ने एक कंडीशन लगाई। टेलर ने कहा कि नियमों को हम तभी लागू कर पाएंगे जब संगठन में अनुकूल वातावरण होगा, एक फेवरेबल सिचुएशन होगी संगठन में। अनुकूल वातावरण मतलब लड़ाई झगड़ा ना हो, दोस्ती यारी हो, माहौल अच्छा रहे, एक सौहार्दपूर्ण सामंजस्यपूर्ण माहौल। अनुकूल वातावरण कब होगा? तो टेलर ने कहा जब संगठन में मानसिक क्रांति होगी, मेंटल रिवॉल्यूशन। देखिए एरो से उसी तरह से हमने एरो लगाए हैं, मानसिक क्रांति होगी, एरो ऊपर की तरफ, तो अनुकूल वातावरण बनेगा। अनुकूल वातावरण बनेगा, फिर एरो ऊपर की तरफ, तो ये 4 नियम लागू होंगे। ये नियम लागू होंगे तो फिर ऊपर की तरफ एरो, हम संगठन की कार्यकुशलता को बढ़ा पाएंगे। तो मतलब आधार क्या है? मानसिक क्रांति, मेंटल रिवॉल्यूशन, सब कुछ इसी पे टिका है। देख लीजिए चित्र में। तो अब मानसिक क्रांति क्या है, इसको जाने हम। मानसिक क्रांति का मतलब बताया टेलर ने, प्रबंधक और श्रमिक, मैनेजर और लेबर के दृष्टिकोण में परिवर्तन, एटीट्यूडल चेंज ऑफ मैनेजमेंट एंड लेबर, दोनों की सोच को बदलना है। क्या बदलाव करना है? 2-3 बातें यहां लिखी हैं। फर्स्ट पॉइंट की दोनों जो ये वैज्ञानिक प्रबंध के नियम हैं, इनका महत्व समझें। भाई जिसके लिए हम काम कर रहे हैं, अगर वही सपोर्ट नहीं करेगा, वही उनका इंपॉर्टेंस नहीं समझेगा, तो सब बेकार। सरकार किसानों के हित के लिए कानून बना रही हो, किसान तो कह रहा है कि नहीं भैया हटाओ कानून, हमें नहीं चाहिए, हमारा है। तो अब जिसके लिए आप काम कर रहे हैं, अगर वही समझने को तैयार नहीं है, कहां से आप उनको सही तरीके से लागू कर पाएंगे? कर ही नहीं पाएंगे लागू। होंगे भी लागू, आधे अधूरे मन से लागू होंगे। तो सबसे पहले तो जरूरी है कि जिनके लिए आप ये सारा एफर्ट कर रहे हैं, वो भी तो समझें उस बात को कि हाँ उनके लिए हो रहा है, इससे उनको फायदा है। नियमों का महत्व उन्हें समझना पड़ेगा। दूसरी बात, वो इस बात को समझें कि दोनों एक दूसरे के विरोधी ना होकर पूरक हैं। अब तक क्या चल रहा है? कल हम बात कर रहे थे, मालिक को लग रहा है मजदूर को 10 की जगह 8 रुपए देंगे तो हमारा 2 रुपए का फायदा। मजदूर को लग रहा है 2 घंटे का काम 3 घंटे में करेंगे तो 1 घंटे की एक्स्ट्रा मजदूरी। मतलब एक दूसरे का शोषण, एक दूसरे को अपना दुश्मन समझ रहे हैं। टेलर ने कहा ये सोच बदलनी पड़ेगी। आप लोग एक दूसरे के दुश्मन नहीं हो, एक दूसरे के पूरक हो, कॉम्प्लीमेंट्री हो। भैया मालिक पैसा लगाएगा,
मशीन लगाएगा, रिसोर्स प्रोवाइड करवाएगा, काम कौन करेगा? लेबर काम करेगा, लेकिन पूंजी कौन लगाएगा? तकनीक कौन लाएगा? ट्रेनिंग कौन देगा? तो एक गाड़ी के दो पहिए हो आप लोग, ना अकेले मालिक के बस का कुछ है, पैसा लेके बैठा रहे, खुद तो नहीं लगाएगा झाड़ू अपने ऑफिस में। और लेबर, उसे काम करना है, लेकिन काम करने के लिए पैसा चाहिए, संसाधन चाहिए, पूंजी चाहिए, वो कहां से आएगी? मालिक। तो मालिक के बिना मजदूर बेकार है, और मजदूर के बिना मालिक को कोई नहीं पूछना है। तो आप लोग एक गाड़ी के दो पहिए हो, किसी एक से गाड़ी नहीं चलेगी, दोनों की जरूरत है संगठन में। आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि आप लोग विरोधी नहीं हो एक दूसरे के, आप लोगों की अब तक सोच ही गलत है। मिलजुल के काम करोगे तो दोनों को फायदा होगा। सो टेलर ने तीसरी बात कही कि आप लोग लड़ाई झगड़ा छोड़ो, अपना दुश्मन नहीं हो, पूरक हो, उत्पादन बढ़ाने पर सारा फोकस करो। कैसे कंपनी का प्रोडक्शन बढ़ेगा, कैसे आप लोगों की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, उस पर ध्यान लगाओ। लाभ, मुनाफा, एक दूसरे का शोषण, इसके लिए लड़ाई झगड़ा नहीं करो। उत्पादन बढ़ेगा तो टेलर का कहना था सबको फायदा होगा। उत्पादन बढ़ेगा तो मालिक की भाई लाभ बढ़ जाएगा, स्वाभाविक सी बात है, ज्यादा प्रोडक्शन, मार्केट में ज्यादा सामान बेचेगा, ज्यादा प्रॉफिट। उत्पादन बढ़ेगा, श्रमिक की मजदूरी बढ़ जाएगी, टेलर ने आगे इंतजाम भी कर दिया उसका। और हम उद्देश्य देख ही रहे हैं कि अधिकतम पारस्परिक समृद्धि, सबको फायदा। तो टेलर के दिमाग में तो पहले से ही ये बात कि हमें तो सबको फायदा पहुंचाना है, मालिक का लाभ, तो मजदूर की मजदूरी में भी बढ़ोतरी, उत्पादन बढ़ेगा तो। और प्लस उत्पादन बढ़ेगा तो जो ग्राहक हैं, कंज्यूमर, उनको भी फायदा होगा। ज्यादा प्रोडक्शन से वस्तुओं की कीमतों में कुछ कमी आएगी, तो ग्राहकों को भी फायदा। टेलर का कहना था कि जो मालिक और मजदूर का लड़ाई झगड़ा है, बहुत छोटे से लाभ के बंटवारे का लड़ाई झगड़ा है, और ये भी इसलिए है कि उत्पादन कम है। उत्पादन बढ़ेगा तो सबको फायदा होगा। आप देखिए, मालिक और मजदूर का लड़ाई झगड़ा तो इतना ही है, आज की डेट में लगभग 400 रुपए दिहाड़ी है किसी लेबर की। भाई कारपेंटर की अपनी है 600-700 रुपए, प्लम्बर की अपनी, इलेक्ट्रीशियन की अपनी, एक जो अनस्किल्ड लेबर है तो लगभग 350-400। भाई दिल्ली का ये रेट है। बाकी कि 9 से 5 8 घंटा हम किसी लेबर को लाके घर पे कुछ काम करवाते हैं तो लगभग 400 के आसपास दिहाड़ी है। अब कितनी बार्गेनिंग होती है उसमें? वो 400 कहता है, हम 350। फिर वो कहता है अच्छा 390, हम कहते हैं अच्छा 360। कभी ऐसा नहीं है कि कोई लेबर कहे कि हम 2000 दिहाड़ी लेंगे दिन भर 8 घंटे की। और ना कभी ऐसा होता है कि हम कहें कि नहीं हम तो 50 रुपए देंगे दिन भर का 8 घंटे का। बहुत है तो वो 450 डिमांड कर देगा, हम 350, या वो 400 कहेगा तो हम इतना ही, 20-50 रुपए का अंतर होता है, उसी की लड़ाई झगड़ा। तो कितना सा मामला है ये। और ये भी इसलिए टेलर ने कहा क्योंकि अभी प्रोडक्शन कम है, जेब में पैसा कम है आपके। सोच के देखें, रिक्शे से हम कहीं जाते हैं, अपने घर से कोचिंग कहीं भी, और रिक्शा वाला कहता है 20 रुपए लेंगे, हम मोलभाव करते हैं तो कितना मोलभाव होता है? हम कहते नहीं 18, 15 से शुरू करें 18। कभी ऐसा नहीं होता कि रिक्शे वाला कहे हम 100 रुपए लेंगे। भाई 100 रुपए की दूरी में तो रिक्शा जाती नहीं है, जनरली रिक्शा तो इतनी दूरी में जाएगा कि 20-30-40, मैक्सिमम भाई 50 रुपए। तो हम उससे 2 रुपए 3 रुपए, मैक्सिमम 5 रुपए की बार्गेनिंग करते हैं, इससे ज्यादा कभी नहीं होता। और कभी सोच के देखें, अगर दिल्ली से मुंबई जाना है, कहीं से कहीं और जाना है, फ्लाइट का टिकट करवाते हैं, 8,000-10,000 रुपए का टिकट होता है, वहां करते हैं उसे मूलभाव कि ठीक ठीक लगा लो भैया। आलू सब्जी खरीदने जाए, सब्जी वाला कहता है 20 रुपए, हम कहते नहीं ठीक ठीक लगा लो, 20 का 1.25 किलो की 18 रुपए किलो, इतनी होती है बार्गेनिंग।
रिक्शे वाले से उतनी बार्गेनिंग होती है 2 रुपए 5 रुपए की, लेकिन जब फ्लाइट में बैठते हैं वो कहते हैं 8,000 10,000 का टिकट, तुरंत क्रेडिट कार्ड निकाल के देते हैं कि लो जीएसटी भी काट लो साथ में। वहां नहीं करते मोल भाव, क्यों? इसलिए नहीं करते मोल भाव कि जिसकी 10,000 चुकाने की हैसियत है उसके लिए 100 200 का कोई मतलब नहीं है, उसके लिए टाइम कीमती, उसके लिए 100 50 रुपए की वैल्यू नहीं है। तो कहने का मतलब अगर हमारी जेब में 10,000 रुपए पड़े हों तो 100 का महत्व नहीं होता, लेकिन जब जेब में 100 का ही नोट हो तो फिर 10 रुपए भी तब कीमती दिखाई देता है। तो टेलर ने कहा कि 100 को 1000 और 10,000 करने में एनर्जी लगाओ, ना कि 100 में वो 10 रुपए बचाने के लिए एनर्जी खर्च करो। तो अपनी वो सोच बदलो आप लोग। अभी आप लोग क्या कर रहे हैं कि जेब में 100 का नोट है, 10 बचाने में सारी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो। वो एनर्जी 100 को 1000 करने में लगा दो। 100 का 1000 हो जाएगा तो ये 10 रुपए तो वैसे ही छोड़ दोगे आप लड़ना झगड़ना, मतलब मालिक मजदूर का लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि लड़ाई झगड़ा तो वो तो नहीं है 10 रुपए 20 रुपए का। 100 का 1000 होगा तो कोई मालिक नहीं कहेगा कि अच्छा 10 रुपए चलो ले जाओ। तो सारा खेल तो ये है। तो टेलर का यही कहना था, मानसिक क्रांति यही कि आप लोग अपनी सोच को बदलिए। अभी आप लोग गलत डायरेक्शन में जा रहे हो, काम कर रहे हो, एक दूसरे को दुश्मन समझ रहे हो, एक दूसरे का शोषण कर रहे हो, इसका कोई औचित्य नहीं है। सारी एनर्जी लगा दो कैसे कंपनी का उत्पादन बढ़े। हमारा पर्पस तो ये ही है, उत्पादन बढ़ाना। अब कई आलोचक इस बात को इस तरीके से कहते हैं कि टेलर तो मीठी मीठी बातें करके अपना काम निकलवाना चाह रहे हैं, क्योंकि पर्पस है प्रोडक्शन बढ़ाना, और टेलर घुमा फिरा के वो करवा लेंगे जो भी। लेकिन गलत भी क्या है कि लड़ो झगड़ो नहीं, उत्पादन बढ़ाओ, सबको फायदा होगा। कैसे सबको फायदा होगा? तो हमने कहा मालिक का लाभ बढ़ जाएगा, लेबर की मजदूरी बढ़ेगी, इंतजाम कर दिया टेलर ने, उपभोक्ता को कम कीमत पे वस्तुएं मिलेंगी। तो मानसिक क्रांति हो मतलब सोच बदले, सोच बदल जाएगी, लड़ाई झगड़ा रुक जाएगा, एक गाड़ी के दो पहिए हो जाएंगे। तो है देखिए अनुकूल वातावरण, सौहार्दपूर्ण स्थितियां, हम इजीली ये नियम लागू कर देंगे। नियम लागू कर देंगे, संगठन कार्यकुशल हो जाएगा। हमारा पर्पस भी यही है कि हम कैसे ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस या संगठनात्मक कार्यकुशलता को बढ़ाएं। तो ये पहला योगदान था टेलर का या कंट्रीब्यूशन, 4 मूल नियम, उसमें अपवाद द्वारा प्रबंध और मानसिक क्रांति। क्लियर है सबको? कोई डाउट तो नहीं है? किसी को कुछ पूछना तो नहीं है? आप लोगों को क्लियर है सब? अपवाद द्वारा प्रबंध, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, मतलब हमने कहा कि प्रबंधक के पास ऐसे मैटर जाएं जो नीचे वाले नहीं सुलझा पा रहे। रोजमर्रा के कामों में अब प्रबंधक इंटरफियर नहीं करे, तो वो अपनी सत्ता का प्रयोग रेयर करे अपवाद स्वरूप, तो इसलिए अपवाद द्वारा प्रबंध। ठीक है, चले बाकी सबको क्लियर है? बढ़े आगे। दूसरा देखिए, दूसरा है कार्यात्मक पर्यवेक्षण, फंक्शनल फॉर्मेनशिप। कार्यात्मक पर्यवेक्षण या फंक्शनल फॉर्मेनशिप। कार्यात्मक पर्यवेक्षण या फंक्शनल फॉर्मेनशिप का मतलब है कार्य विभाजन के माध्यम से पर्यवेक्षण। क्यों? ताकि हमें पर्यवेक्षण के काम में विशिष्टीकरण की प्राप्ति हो।
कार्य विभाजन के माध्यम से पर्यवेक्षण, ताकि पर्यवेक्षण के काम में विशिष्टीकरण की प्राप्ति हो। पर्यवेक्षण या सुपरविजन एक प्रिंसिपल है ऑर्गेनाइजेशन का, संगठन का एक नियम है। पर्यवेक्षण का मतलब होता है उच्च अधिकारी द्वारा अधीनस्थों के कार्यों की देखरेख करना। इसे हम कहते हैं पर्यवेक्षण या सुपरविजन। आप काम कर रहे हैं, हम आपके काम को देखें। एग्जाम हॉल में आप एग्जाम देते हो, दो पर्यवेक्षक इनविजिलेटर बैठे रहते हैं, वो देखते रहते हैं कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे, आप नकल तो नहीं कर रहे, कोई चुटका कोई कुछ और आदान प्रदान तो नहीं कर रहे। तो कामों की देखरेख, इसे कहा जाता है पर्यवेक्षण, सुपरविजन। और टेलर ने उस कार्य के विभाजन की बात की। कार्य विभाजन के माध्यम से पर्यवेक्षण, क्यों? ताकि हमें उस काम में विशेषज्ञता मिले। याद रखें, किसी काम का हम छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के जितना ज्यादा विभाजन कर देते हैं, हमें उन कामों में उतनी ज्यादा विशेषज्ञता मिलती है। जीएस हम पढ़ते हैं, देखिए जीएस में 6 सब्जेक्ट 8 सब्जेक्ट जितने भी पढ़ रहे हैं, ट्रेडिशनल सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमी पढ़ रहे हैं। कुछ अब नए सब्जेक्ट भी हैं कि भाई डिजास्टर मैनेजमेंट की, एथिक्स की, सोशल जस्टिस की, इंटरनल सिक्योरिटी या और जहां जो जो गवर्नेंस पढ़ रहे हैं। तो जीएस में मान लीजिए 8-10 सेक्शन हैं, हम 10 अलग अलग टीचर्स में बांटते हैं। एक आदमी पॉलिटी पढ़ाए, दूसरा ज्योग्राफी पढ़ाए, तीसरा हिस्ट्री पढ़ाए। तो हर सब्जेक्ट में हमें विशेषज्ञता मिलेगी कि नहीं? हर आदमी एक ही एक सब्जेक्ट पढ़ाएगा, बार बार पढ़ेगा पढ़ाएगा, उसका वो मास्टर हो जाएगा, जानकार हो जाएगा। अब एक ही आदमी हमें 10 सब्जेक्ट पढ़ाने लगे, हिस्ट्री भी हम ही पढ़ाएं, ज्योग्राफी भी हम ही पढ़ाएं, इकोनॉमी भी हम ही, साइंस भी हम ही, तो वही है तो इंसान ही। भगवान ने सबको दिया दिन में 24 घंटे का ही समय है, सबको 6 घंटे 8 घंटे सोना ही है, बाकी तब एक आदमी 10 सब्जेक्ट का मास्टर तो नहीं हो सकता। एक का, दो का, तीन का हो जाएगा, अब 10 में से 10 सब्जेक्ट का मास्टर थोड़ा कठिन है। असंभव तो कुछ नहीं है, लेकिन कठिन तो है। तो बेहतर है कि हम कामों का बंटवारा कर दें अलग अलग व्यक्तियों में। छोटे छोटे काम होंगे, बार बार व्यक्ति अपने उन्हीं कामों को करेंगे, एक्सपीरियंस बढ़ेगा, नई नई रिसर्च करेंगे, उसमें ज्यादा विशेषज्ञता मिलेगी हमें। टेलर आज से 125 साल पहले इस कॉन्सेप्ट के कितने बड़े सपोर्टर थे। 1910 में टेलर ने कह दिया कि हम कामों का विभाजन कर दें ताकि हमें विशेषज्ञता की प्राप्ति हो। आजकल देखिए, आजकल तो ज़माना ही है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का, इतना नई नई टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो रहा है। आजकल हमें कितनी ज़रूरत है विशेषज्ञों की। टेलर 110 साल पहले समझ गए थे इस बात को कि अगर हमें ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस को बढ़ाना है तो स्पेशलाइजेशन या विशेषज्ञता लानी होगी संगठन में। टेलर ने यहाँ कहा अपने प्रिंसिपल में कि संगठन में एक श्रमिक के कार्य का पर्यवेक्षण 8 पर्यवेक्षकों के द्वारा किया जाए। संगठन में एक श्रमिक के कार्य का पर्यवेक्षण 8 पर्यवेक्षक करें। काम करने वाला एक लेबर, देखिए यहां डायग्राम बनाया है, उस काम को देखने वाले 8 फॉरमैन या सुपरवाइजर। मान लीजिए कंपनी है, एक ये प्रबंधक या मैनेजर हो गया टॉप लेवल पे। फिर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए फॉरमैन पर्यवेक्षक, और नीचे सबसे हो गया एक श्रमिक या लेबर। तो टेलर का कहना था कि एक श्रमिक के कार्यों का पर्यवेक्षण
8 पर्यवेक्षक करेंगे। इन 8 को देखिए, हमने एरो देख रहे हैं आप, एरो के द्वारा जोड़ा है उस लेबर से। तो ये एरो दिखा रहा है कि 8 उस लेबर को ऑर्डर देंगे, उसके कामों का सुपरविजन करेंगे, देखेंगे कि लेबर सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। 8 के बीच में हम इस सुपरविजन के काम को बंटवारा करेंगे। उन 8 में भी जो ऊपर के 4 आप देख रहे हैं वो पॉलिसी फॉर्मेशन या कार्य के नियोजन से जुड़े होंगे, और जो नीचे के 4 आप देख रहे हैं ये पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन या कार्य के परिपालन से संबंधित होंगे। 4 नियोजन से जुड़े, 4 क्रियान्वयन से जुड़े, 8 पर्यवेक्षक। जैसे एक लेबर काम कर रहा है, अब फॉरमैन नंबर बनाया, उसने ये देखा कि वही काम कर रहा है या नहीं जो सौंपा गया था, देखा, रिपोर्ट बनाई, चला गया। दूसरा आया, उसने देखा उसी तरीके से काम कर रहा है कि नहीं जिस तरीके से कहा गया था, उसने अपनी रिपोर्ट बनाई, चला गया। तीसरा आया, उतने ही पैसे खर्च कर रहा है कि ज्यादा तो नहीं कर रहा खर्च। चौथा, काम की स्पीड क्या है। पांचवा, तो अलग अलग एस्पेक्ट से अलग अलग आके कामों का देख रेख करेंगे, ताकि छोटी से छोटी भी कोई भूल, कोई गलती ना हो जाए, एकदम परफेक्शन के साथ ये काम हो। देखिए आप, यहां एक्स विचारधारा दिखेगी आपको, करने वाला 1 और देखने वाले 8। मतलब कितना कठोर नियंत्रण लगा देंगे, कोई गुंजाइश, कोई मौका नहीं छोड़ेंगे कि श्रमिक से कहीं कोई छोटी सी भी गलती हो जाए। एक आदमी से कह दें कि सारा तुम ही देखो, तुम ही देखो, टाइम तुम ही देखो, स्पीड तुम ही देखो, पैसा तुम ही, सब, तो हो सकता भाई कि भूल जाए, कुछ छूट जाए। तो नहीं छूटना तो कुछ है ही नहीं। अलग अलग एंगल से अलग अलग आदमी जांच करेगा, तो कितना कठोर नियंत्रण होगा। और इसीलिए ये कठोर नियंत्रण होगा कि हम मान रहे कि इसको मौका मिलेगा तो ये चोरी करेगा, मक्कारी करेगा, काम से बचना चाहेगा ये, तो हमें मौका ही नहीं देना उसे काम से बचने का। तो विशेषज्ञता भी मिल जाएगी, गलतियों की आशंका भी कम हो जाएगी। तो टेलर ने कहा फंक्शनल फॉर्मेनशिप, कार्य विभाजन के माध्यम से पर्यवेक्षण। हम जब टेलर की इस थ्योरी की एनालिसिस करें तो यहां देखिए कुछ पॉइंट लिखे हैं, इस थ्योरी की एनालिसिस हम कर रहे हैं। तो पहली बात जो कि हमने चर्चा करी ली है, आप देख रहे हैं कि इस थ्योरी में टेलर प्रशासन में विशेषज्ञों की भूमिका पर जोर दे रहे हैं। फोकस ऑन स्पेशलिस्ट वो सामने है, जितना ज्यादा हमने कहा डिवीजन ऑफ वर्क होगा उतना ज्यादा हमें विशेषज्ञता मिलेगी, तो सामने। दूसरी चीज देखिए, टेलर यूनिटी ऑफ कमांड या आदेश की एकता को खारिज कर रहे हैं, मना कर रहे हैं। आदेश की एकता या यूनिटी ऑफ कमांड भी ऑर्गेनाइजेशन का एक प्रिंसिपल है। जैसे एक हम ये सुपरविजन देख रहे हैं, पर्यवेक्षण, वैसे ही यूनिटी ऑफ कमांड भी एक प्रिंसिपल है। यूनिटी ऑफ कमांड या आदेश की एकता का मतलब होता है कि किसी अधीनस्थ को केवल और केवल एक बॉस या उच्च अधिकारी से आदेश मिलना चाहिए। आदेश की एकता मतलब आदेश देने वाला एक व्यक्ति। यहां कितने लोग आदेश दे रहे हैं? 8। मतलब आदेश की एकता नहीं है ये। आदेश की एकता है कि एक ही आदेश दे। क्यों?
एक से ज़्यादा लोग आदेश देंगे, हो सकता है कि अलग अलग आदेश दे दें। तो अब जिसे आदेश दिया जा रहा है वो कंफ्यूजन में आ जाएगा कि किसका माने और किसका नहीं माने, किसका पहले माने और किसका बाद में माने। हमने कहा आपसे कि स्वर्ण कटारिया पढ़ो थिंकर में, अगर और कोई एक दूसरा आप गाइड ले रहे और किसी का गाइडेंस वो कहे कि प्रसाद प्रसाद पढ़ो, तब दिमाग चकरा जाएगा आपका कि नहीं, कि अब हम किसकी माने किसकी नहीं माने। तो इसी तरह की समस्याओं को रोकने के लिए दिया गया है यूनिटी ऑफ कमांड या आदेश की एकता का नियम, कि ताकि अधीनस्थ अभी उतने जानकार नहीं हैं, अपरिपक्व हैं, एक से ज़्यादा लोग आके उन्हें गाइड करेंगे, ऑर्डर देंगे, वो कन्फ्यूज ही आ जाएंगे, किसकी सुने किसकी माने नहीं माने, दिक्कत होगी। तो इसलिए बेहतर है कि एक ही बॉस हो, उसी पे बस भरोसा करो, जो वो कह रहा है वैसा करो। यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है, यहाँ 8-8 लोग आदेश देंगे एक व्यक्ति को। तो टेलर ने आदेश की एकता के नियम का उल्लंघन किया या उसकी आलोचना की। तीसरा देखिए, टेलर ने संगठन के मध्य स्तर का अध्ययन किया। यह हम एनालिसिस यहां कर रहे हैं, अभी ये चीजें थोड़ा आगे से भी जुड़ी हुई हैं, लेकिन चूंकि यहां से भी जुड़ी थी तो इसलिए हम यहां एनालिसिस कर रहे हैं। आपको टेलर की आगे हम कमियां पढ़ेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे टेलर, और तब टेलर की एक कमी पढ़ेंगे कि टेलर का जो ये साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी है, टेलर ने जो एक्सपेरिमेंट किए हैं, ज्यादातर आप देखिए तो टेलर की स्टडी संगठन के निम्न स्तर या लोअर लेवल की स्टडी है। मतलब अगर हम संगठन के 3 स्तर मान लें, एक टॉप लेवल मैनेजर, मिडिल सुपरवाइजर या फॉरमैन, और लोअर श्रमिक। अब तक जितनी हमने थ्योरी पढ़ी है, आप देखिए ज्यादातर हम किस लेवल की बातें कर रहे हैं यहां, श्रमिक। फावड़े का प्रयोग किसके लिए, धातु कटाई, थकान अध्ययन, विश्राम की व्यवस्था, सब बातें किसके लिए हो रही हैं यहां, इस लेवल के लिए, श्रमिक के लिए। तो ये टेलर की आलोचना की गई है कि टेलर ने संगठन के सभी लेवल पर फोकस करते हुए अपनी थ्योरी नहीं दी है, कि बॉटम हो, मिडिल लेवल हो, टॉप लेवल, सबकी बातें नहीं की टेलर ने। टेलर की मैक्सिमम स्टडी लोअर लेवल की, और क्यों है, क्योंकि खुद टेलर लेबर थे, उसी से ज्यादा लगाव कहिए या उसी की समस्याएं परिस्थितियां पता थी कहिए, तो ज्यादातर स्टडी भी उसी लेवल की हुई है। तो एक टेलर की आलोचना की जाती है, और फिर टेलर की आलोचना में हम उसका बचाव करते हैं कि बात सही है कि टेलर ने संगठन के निम्न स्तर का अध्ययन किया, लेकिन फंक्शनल फॉर्मेनशिप के माध्यम से टेलर ने कुछ हद तक संगठन के मिडिल लेवल या मध्य स्तर का भी अध्ययन किया है। देखिए आप इस थ्योरी में किसकी बात हो रही, पर्यवेक्षक, मतलब मध्य स्तर। तो मैक्सिमम स्टडी लोअर लेवल की है, लेकिन ये एक ऐसा प्रिंसिपल दिया था टेलर ने जिसमें उनकी स्टडी मिडिल लेवल की थी। तो हम टेलर का थोड़ा सा बचाव कर देते हैं, थोड़ा सपोर्ट कर देते हैं निम्न स्तर वाली आलोचना में। और प्लस देखिए, टेलर ने वुडरो विल्सन का जो पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटोमी या राजनीति प्रशासन द्वैत भाव का सिद्धांत है, उसको सपोर्ट किया। इस सिद्धांत के माध्यम से वुडरो विल्सन, फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, 1887 में वुडरो विल्सन ने यह कॉन्सेप्ट दिया था, पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटोमी। इसमें वुडरो विल्सन ने पॉलिसी मेकिंग और पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन के कामों को अलग अलग किया था। विल्सन ने कहा था राजनीति का काम नीति का निर्माण और प्रशासन का काम नीति का क्रियान्वयन अलग अलग कर दिया था। यहां देखिए टेलर क्या कह रहे हैं, 4 पर्यवेक्षक जो नियोजन से जुड़े अलग, 4 पर्यवेक्षक जो परिपालन से जुड़े अलग। मतलब निर्माण, नियोजन मतलब निर्माण, परिपालन या क्रियान्वयन। तो टेलर ने भी
निर्माण और क्रियान्वयन को अलग अलग किया, जो कि फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वुडरो विल्सन ने भी किया था। तो ये कुछ जब हम एनालाइज करते हैं इस थ्योरी को, तो हमें कुछ निष्कर्ष मिलते हैं यहाँ कि विशेषज्ञों की भूमिका पे जोर दिया टेलर ने। दूसरा देख रहे हैं कि आदेश की एकता का उल्लंघन किया टेलर ने। तीसरा देख रहे हैं कि संगठन के मिडिल लेवल की स्टडी की टेलर ने। और चौथा कि विल्सन के पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटॉमी को सपोर्ट किया टेलर ने। तो ये दूसरी थ्योरी थी टेलर की प्रिंसिपल। तीसरा देखिए, तीसरा है विभेदीकृत इकाई मजदूरी दर प्रणाली DPRS। विभेदीकृत इकाई मजदूरी दर प्रणाली डिफरेंशिएटेड पीस रेट सिस्टम। डिफरेंशिएटेड पीस रेट सिस्टम क्या मतलब है इस बात का? तीसरा टेलर का प्रिंसिपल है ये या थ्योरी है? टेलर का जो ये हम कंट्रीब्यूशन पढ़ रहे हैं, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी पढ़ रहे हैं, इस थ्योरी के पहले का सिस्टम क्या था थोड़ा सा वो देखेंगे, और फिर टेलर ने इस थ्योरी में क्या कहा है तो उसे देखेंगे। तो देखिए, श्रमिकों को प्रति घंटे के आधार पर भुगतान की व्यवस्था की गई थी। यह टेलर के पहले की बात है। श्रमिकों को पर आवर बेस पे पेमेंट किया जाता था। जो हमने देखा है तत्कालीन संगठन व्यवस्था में क्या समस्याएं मौजूद थी, उसी दौरान की बात है कि जो लेबर काम करते थे कंपनी में, पर आवर बेस पे उन्हें पेमेंट होता था। 9 से 5 8 घंटा काम किया, बदले में 50 रुपए 100 रुपए जो भी मजदूरी है वो दे दी। क्या था स्वाभाविक सा परिणाम उसका? लेबर टाइम बढ़ा देते थे, उत्पादन की मात्रा कम थी। एक कॉमन प्रॉब्लम है, जब भी हम देखें कहीं भी हम पर आवर बेस पे पेमेंट का सिस्टम रखें, हमेशा आज तक आप देख लीजिए जहां जहां पर आवर बेस वाला सिस्टम है, आप जरूर ये कमी पाएंगे कि लोग टाइम बढ़ा देंगे। जो काम 10 घंटे में हो सकता होगा उसे वो जानबूझ के 15 घंटे में करेंगे, ताकि उन्हें 5 घंटे की एक्स्ट्रा सैलरी या पेमेंट मिलेगा। तो एक कॉमन प्रॉब्लम है और आज तक है, जबकि अभी तो हम 150 साल पहले की बात कर रहे हैं आपसे। और यही हमारी कमी है, देखिए दिक्कत है हमारी कि हम पर्याप्त मात्रा में उत्पादन नहीं कर पा रहे, या मानव और मशीन की जो जितनी कैपेसिटी है, जो क्षमताएं हैं, उनका हम मैक्सिमम यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे। सो टेलर ने इस तरह की समस्या को दूर करने के लिए दी ये थ्योरी DPRS, विभेदीकृत इकाई मजदूरी दर प्रणाली का प्रतिपादन किया टेलर ने। दो बातें कही टेलर ने इसमें, 2 पॉइंट। एक कि मजदूरी दर हम पर आवर बेस पे नहीं देंगे, बल्कि पर यूनिट प्रोडक्शन के बेस पे देंगे। हमें अब इस बात से मतलब नहीं होगा कि आपने कितने घंटे काम किया, हमें इस बात से मतलब होगा कि आपने कितने यूनिट का प्रोडक्शन किया।
हम उत्पादन देखेंगे, हम घंटे नहीं देखेंगे। और दूसरी बात की एक एवरेज तय किया जाएगा। और फिर देखिए, औसत माप तक, एक एक शब्द महत्वपूर्ण है, एवरेज तक उत्पादन करने वाले श्रमिकों की तुलना में औसत से अधिक उत्पादन करने वाले श्रमिकों की मजदूरी दर, रेट, अधिक होगी। रेट की बात है, मजदूरी नहीं, मजदूरी दर, पीस रेट, डिफरेंशिएटेड पीस रेट सिस्टम, उन शब्दों में ही छुपा हुआ है पूरी ये थ्योरी। विभेदीकृत इकाई मजदूरी दर प्रणाली, पर आर की जगह प्रति घंटे की जगह प्रति इकाई के आधार पर भुगतान, और मजदूरी दर में विभेदीकरण या अंतर, किस आधार पे, एवरेज या औसत के आधार पे। अब समझिए इस पूरी थ्योरी को कि क्या है। जैसे हमने कहा, आज भी देखें बहुत सारे काम हैं कि हम पर आर बेस पे करवाते हैं। घर पे हमें वाइट वॉश करवाना है, कोई रंगाई पुताई, प्लम्बर, कारपेंटर, कोई भी काम करवाना है, देखिए आज भी दोनों सिस्टम है। एक सिस्टम है वही दिहाड़ी जिसे कहा जाता है आम बोलचाल में, 8 घंटे की दिहाड़ी है। लेबर हमने कहा आज की डेट में दिल्ली का लगभग 400 के आसपास रेट है, बाकी भाई हम लोगों के यहाँ गाँव में थोड़ा कम हो जाएगा वो। कारपेंटर 700 रुपए, प्लम्बर या उसी तरह से जो। और दूसरा तरीका होता है कि उन्हीं व्यक्तियों को हम कोई पर्टिकुलर काम कॉन्ट्रैक्ट पे या ठेके पे दे दें कि तुम्हें ये काम करना है, काम दिखा दें और पूछे कि तुम एक लमसम बता दो कि इस काम का क्या लोगे। तो एक तरीका है कि वो घंटे वाला सिस्टम, दिहाड़ी, और दूसरा सिस्टम है कि वो काम हम उसे कॉन्ट्रैक्ट पे देखें, दे दें। अंतर देखिए दोनों में। घंटे वाला सिस्टम होता है, लेबर 9 से 5, यही 8 घंटा होता है। 9 की जगह 9:15 बजे उसकी साइकिल आती है, बाहर खड़ा करेगा, फिर कपड़े वपड़े चेंज करेगा, बीड़ी पिएगा, तब घर में घुसेगा। करते कराते वो 9:30, 9:40 तक काम शुरू करता है। जैसे ही 12:30 बजता है, वैसे ही एकदम सरकारी बाबू से भी ज्यादा उसका लंच का टाइम हो जाता है। बिल्कुल घड़ी देख के 12:30 बजे उसको भूख लग जाती है। पूरा 1 घंटा चाहिए लंच के लिए। तो पहले खाना खाएगा, जितने आराम से खा सकता होगा। 10 मिनट उसके बाद फिर आराम करेगा, धूप सेकेगा, बीड़ी पिएगा, तब जाके फिर 1:30 बल्कि 1:40 हो जाएगा, दोबारा काम शुरू करेगा। जैसे ही 4:30 बजेंगे, काम बंद, हाथ पैर धुलना शुरू, कपड़े अपड़े बदलना शुरू, 4:45 साइकिल रेडी, और 5 बजे वो अपने घर पहुंच जाएगा। तो 9 से 5 का मतलब कि 9 बजे घर से निकलता है और 5 बजे घर पे साइकिल खड़ी हो जाती है। काम कितनी देर करता है? 1 घंटा, बीच में लंच और बीड़ी भी, ये भी, और प्लस बाकी जो काम करता है उसमें भी देखिए, अगर वो 2 बोरी उठा सकता है सीमेंट की तो एक ही उठाता है। जितनी कामचोरी मक्कारी कर सकता है उतनी करता है, क्योंकि उसे अपने आज के साथ साथ कल का भी तो इंतजाम करना है, रोजगार। आज ही सारा काम कर देगा तो कल बेचारे को फिर कहीं मिलेगा काम की नहीं मिलेगा। डेली बेसिस दिहाड़ी वाला सिस्टम है ये। तो मतलब वो जितना खींच सकता है, जितना धीरे धीरे, जितना आराम से काम कर सकता है, कोई मौका नहीं चूकेगा वो गप करने का। या परिणाम क्या होता है? 4 लेबर को हमने काम पे रखा है, घर के बेचारे रिटायर बुजुर्ग जो बेकार हो गए हैं, कोई काम नहीं, उनकी ड्यूटी लगा दी जाती है कि दिन भर वो खाद डाल के उन पर नजर रखें, उन्हें टोकते रहें।
तो उन 4 आदमियों को देखने के लिए घर के 2 आदमी बेचारे और उसमें इंगे रहते हैं जो दिन भर टोके कि काम करो, जल्दी करो, कि 2 उठाओ, कि क्या करो कि नहीं। अगर हम अनुमान लगा के चलें कि फला काम 4-5 दिन का है भाई, इतना सा तो वाइट वॉश होना है कितना, अगर 4-5 दिन का अनुमान लगा रहे हैं, मान लीजिए वो 8 दिन के पहले कभी काम पूरा नहीं होता है। इसी वजह से जो हो जाता 3 दिन में, 4 दिन में काम, लेकिन सिस्टम हमने क्या कर दिया उसमें, वो दिहाड़ी वाला, घंटे वाला, तो वो 8 दिन में होता है काम। हमारी समस्या देखिए यही है कि उत्पादन पर्याप्त नहीं हो रहा, क्षमता का पूरा प्रयोग नहीं हो रहा। अब दूसरा सिस्टम, उसी लेबर को बुलाएं, काम दिखा दें कि भाई ये इतना इलाका एरिया है, वाइट वॉश करना है, लमसम बता दो कि क्या पैसा लोगे, 1000, 2000, 4000। अब तुम्हारा टेंशन है कि तुम 2 दिन में करोगे कि 4 दिन में करोगे, हम देखेंगे नहीं तुम्हें, बस ये काम ओके करके दोगे, हमें इस काम से मतलब है, पैसा बताओ। अब देखिए आप उसकी तेजी, सुबह 7 बजे आप सो के भी नहीं उठे हैं, फोन की बेल बज जाएगी कि साहब हम बाहर खड़े हैं, दरवाजा खोलो, काम करने आगे। कोई भूख प्यास नहीं, कोई चाय बीड़ी सिगरेट नहीं। क्यों? क्योंकि अब तो 2 दिन लगाएगा तो भी वो जो फिक्स हो गया है 2000 वो मिलना है, और 10 दिन लगाएगा तो भी वही मिलना है उसे। तो अब वो क्या चाहेगा कि 2 दिन बल्कि एक ही दिन में काम हो जाए पूरा, तो यहां से छुट्टी पाए, 2000 लें, अगले दिन कोई और ठेका ढूंढे। तो देखिए आप, सुबह 7 बजे से लेके रात में 10 बजे तक, 12 बजे तक काम करता है, ना भूख ना प्यास ना थकान। और कॉन्ट्रैक्ट के काम में अगर 4 दिन का आप अनुमान लगा के चल रहे, वो दूसरे दिन आके कहेगा शाम को कि काम कंप्लीट हो गया, चेक कर लीजिए, हिसाब कर दीजिए। ये कॉन्ट्रैक्टर का काम है। हमारा पर्पज यही है कि क्षमताओं का पूरा प्रयोग। किसमें होगा क्षमताओं का पूरा प्रयोग? जब हम उस काम को घंटे की जगह प्रति इकाई उत्पादन के आधार पर करवाएंगे, मतलब कॉन्ट्रैक्ट दे दें काम का कि इस काम के बदले में इतना पैसा मिलेगा, अब चाहे 1 घंटे में करो चाहे 10 घंटे में, ये तुम्हारा टेंशन है, हमें इस बात से मतलब नहीं है। तो देखिए सामने हमने कहा, आज तक हम दोनों चीजों को पैरेलल देख लें तो आज तक है ये दिक्कत। घंटे वाले में हमेशा नियम है ये कि आदमी टाइम के घंटे, सॉरी काम के घंटे बढ़ाता है ताकि ज्यादा मजदूरी मिल जाए। अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग, कोई टीचर ही जीएस में कोई टीचर पढ़ा रहा है, पॉलिटी पढ़ाना है, हिस्ट्री पढ़ाना है, कोचिंग वाला पूछे कितने घंटे में पॉलिटी खत्म होगा, और उसे पता है कि आर वाला सिस्टम है तो 150 घंटे पॉलिटी चलेगा कि 200 घंटे पॉलिटी चलेगा, तो खूब पढ़ाता है। क्यों? क्योंकि भाई जितना ज्यादा पढ़ाएगा घंटे वाले में उतना पैसा बनेगा। और वही अगर एक फिक्स हो गया कि भैया पॉलिटी पढ़ाना है, हम 50,000 देंगे, पूरा पॉलिटी बच्चों का कंप्लीट करवाना है, अब तुम जानो कि 50 घंटे में करवाओगे कि 150 घंटे में करवाओगे। वो 50 की जगह 48 घंटे में ही आपकी पूरी पॉलिटी कंप्लीट करवा देगा। क्यों? क्योंकि अब पैसा तो उतना ही मिल रहा है, 100 घंटे काय को पढ़ाएं, तब वो हो जाएगा काम उतने। तो हमेशा है ये चीज। आज भी अच्छे खासे पढ़े लिखे लोगों में, यहां तो हम बात कर रहे हैं अनपढ़ गवार लेबर क्लास की, तो वही चीज है, कॉमन टेंडेंसी, सामान्य प्रवृत्ति है ये घंटे वाले सिस्टम की। तो टेलर ने वही कहा कि नहीं, हमें अब इससे मतलब नहीं है कि आपने कितने घंटे काम किया। 10th 12th की कोचिंग करते थे, देखिए हम लोग, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री आप सबने कोचिंग करी होगी, वो घंटे वाला सिस्टम होता था। महीना भर टीचर पढ़ाता था, बदले में 100 200 500 जो भी। तो कब मार्च अप्रैल में कोचिंग शुरू हो जाती है वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की, और जब तक अगला मार्च अप्रैल नहीं आ जाता कोर्स कभी कंप्लीट नहीं होता। 2 साल तक पढ़ाता रहे वो, क्योंकि घंटे वाला सिस्टम है। भाई 2 ही महीने में आपका पूरा कोर्स कंप्लीट करवा देगा तो बाकी 10 महीना बेचारा भूखा नहीं मरेगा।
एक एक फॉर्मूले पे 10-10 प्रॉब्लम सॉल्व करवाएगा, प्रैक्टिस करवाएगा। 1 घंटे का टाइम होता है, कभी 55 की जगह 56 मिनट वो आपको नहीं पढ़ाएगा। उस 55 मिनट में भी उसकी कोशिश होती है कि 15 मिनट जरूर वो गप्पबाजी करेगा कि आज हम यहाँ चले गए थे, वहां चले गए थे। इफेक्टिवली वो पढ़ाता है आपको आधा घंटे से 40 मिनट, क्योंकि घंटा पढ़ाना है उसे। और हम देखिए 1 मिनट आपसे गप नहीं करते, टाइम पास नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमें तो घंटे से मतलब नहीं है, ना आपको मतलब है ना हमें मतलब है। वही हमें पूरा पवेट पढ़ाना है आपको। एक लमसम टाइम बता दिया हमने कि भाई 5 महीने का कोर्स है, बाकी 10 दिन ऊपर भी हो सकता है या नीचे भी हो सकता है। अब हम आपको किसी दिन 1 घंटा पढ़ाएं, किसी दिन 3 घंटा पढ़ाएं, ना हमें फर्क है और ना आपको, क्योंकि आपका हमारा रिलेशन घंटे वाला ही नहीं। आपका हमारा रिलेशन पर यूनिट वाला है कि भाई पूरा पवेड हम आपको पढ़ाएंगे। क्वालिटी क्या होगी वो आपने पहले ही देख ली बस। तो यहां हम काय के लिए हमें टाइम खराब करना है, काय के लिए गप करनी है? बस अपना काम से काम करना है हमें। तो घंटे वाले सिस्टम की एक कॉमन प्रॉब्लम है। टेलर ने उसी को रोकने के लिए थ्योरी दी। टेलर ने कहा हम प्रति घंटे की जगह प्रति इकाई उत्पादन के आधार पर भुगतान करेंगे और उसमें भी एक एवरेज तय कर देंगे। उत्पादन के आधार पर भुगतान वाले सिस्टम की एक दूसरी कमी देखी जाती है। एक कमी तो यह देखी जाती है कि कई बार उसमें आदमी क्वालिटी से कंप्रोमाइज करने लगता है। क्योंकि हमने कहा कॉन्ट्रैक्टर, एक कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, अमाउंट फिक्स हो गया। अब कॉन्ट्रैक्टर की कोशिश होती है कि किसी तरह से काम निपटाओ ताकि दूसरा काम पकड़ ले। कई काम ऐसे हैं कि जिसमें आप क्वालिटी को मेजर नहीं कर सकते। भाई घर में हमने कहा पेंट ही करवाना है, व्हाइट वॉश करवाना है, उसमें क्वालिटी को कैसे मेजर करेंगे आप? और आप अगर जानकार नहीं है तब तो और नहीं समझ पाएंगे आप कि हाँ उसने खाना पूर्ति कर दी या किस क्वालिटी का किया है काम। तो कई काम ऐसे हैं कि जिनमें मेजरमेंट पॉसिबल नहीं है, जिसकी क्वालिटी को आप जांच नहीं थे, तो उसमें फिर वो कॉन्ट्रैक्टर चोरी करता है। जल्दीबाजी में फिर उसकी कोशिश होती है कि काम निपटा दो। और एक कमी जो आजकल देखी जा रही है, तो समय भी रही होगी। आजकल क्या प्रचलन हो गया कि कॉन्ट्रैक्टर आपका भी काम का कॉन्ट्रैक्ट ले लेगा, फंसा देगा आपको। कुछ अब तो आजकल भाई एडवांस का भी चलन है कि 50% या जो भी एडवांस पैसा ले लेगा। कह देगा आपसे कि हम 2 दिन में काम पूरा करके दे देंगे। आज आपके यहां काम करवा देगा, तब तक क्या करेगा, कोई दूसरा कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा तो उसे भी ले लेगा वो। कल आपके यहां नहीं भेजेगा आप बोलेवर, आप तो फंसी गए भाई। आधा उसने काम कर दिया है, पैसा आप दे चुके हो, कल कुछ बहाना मारेगा, आज तबीयत खराब हो गई है लेबर किया, अब वो और एक कॉन्ट्रैक्ट ले चुका है, कल वो वहां भेज देगा, आपको बहाना मार देगा। तीसरे दिन और मिल जाएगा एक कॉन्ट्रैक्ट, वो किसी को मना नहीं करता कभी, तीसरा भी ले लेगा। तीसरे दिन 2 आपके यहां भेजेगा लेबर, 2 वहां भेज देगा। और इस तरह से वो क्या करेगा, 4 काम एक साथ फंसाएगा। आपका काम 2 दिन का था, लेकिन वो इस तरीके से आपका टाइम खराब करेगा कि वो आपका काम 8 दिन में करवाएगा। अब आप परेशान हो, शिकायत करो तो वो कहेगा कि अरे तो हम कौन सा आपसे पैसा ज्यादा मांग रहे हैं, 8 दिन लगा रहे, हम तो आपको और अच्छा काम करके दे रहे कि 2 दिन की जगह 8 दिन में खूब अच्छा काम करवा रहे और पैसा भी एक्स्ट्रा नहीं मांग रहे, क्यों आप प्रेशर बना रहे हो? लेकिन वहां टाइम की भी तो कीमत है। आजकल देखिए हमारे देश में जो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट इतना लेट चल रहे हैं, हम उस प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं आपसे कि कॉन्ट्रैक्टर रियल एस्टेट वाले पैसा ले ले रहे हैं, उम्मीद बंधा दे रहे हैं कि हम 6 महीने 8 महीने में आपको घर बना के पोजेशन दे देंगे, और 2-2 साल तक पोजेशन नहीं मिल रहा है हमें। अब हम उस प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि हम कोई एक्स्ट्रा चार्ज थोड़ी कर रहे हैं आपसे। बात चार्ज की नहीं है कि आप एक्स्ट्रा चार्ज नहीं कर रहे, लेकिन अगर आप 6 महीने की जगह 2 साल में काम करके दोगे तो हमें तो 1.5 साल
भाई रेंट पे हम रह रहे तो वो रेंट तो पे करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? 6 महीने बाद हमें हमारे घर का पोजीशन दे देते, हम आ जाते, तो वो हमारा रेंट बचता कि नहीं? आपने लेट कर दिया तो वो भी तो हमारा नुकसान हो रहा है। भाई हम किसी को कोई काम सौंपे, कॉन्ट्रैक्टर को बुला के कहें कि देखो हमारे पास सैटरडे संडे हमारी क्लास बंद होती है, 2 ही दिन में तुम्हें काम कंप्लीट करना है, वो ओके बोल दे, शनिवार को काम करे, और जैसा हमने कहा संडे को ना भेजे लेबर, और फिर कि सर कुछ बीमार हो गए थे ये वो, तो हमें तो 2 ही दिन का टाइम था, सैटरडे संडे। भाई मंडे को तो फिर क्लास चल रही है, अब मंडे को वो कहे कि सर मंडे को हम भेज दे रहे लेबर, हम कैसे करवाएंगे काम मंडे को, बताइए? तो कई बार टाइम की भी तो वैल्यू होती है, केवल पैसे का मैटर तो होता नहीं है। बहुत सारे ऐसे काम है कि हम, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि एक उन्हें फिक्स टाइम में ही वो काम पूरा करवाना जरूरी है, नहीं होगा काम तो पर्पज ही सॉल्व नहीं होगा उसका। तो इस तरह की समस्या को रोकने के लिए टेलर ने ये दूसरी बात कही इसमें, कि हम एक एवरेज तय करेंगे कि अगर आज आप ड्यूटी पे आए हो, शाम तक कम से कम इतना काम आपको करना पड़ेगा ताकि टाइमली काम हो। आप तो कह दोगे कि हमने काम नहीं किया पैसा नहीं दो, काम नहीं किया पैसा नहीं दो, लेकिन हम तो दूसरे से ऑर्डर ले चुके हैं, हम क्या करेंगे, उसको सप्लाई कैसे करेंगे हम? तो हमारा तो वो नुकसान होगा, क्रेडिट खराब होगी कि नहीं होगी मार्केट में? भाई मंडे को हमें पता है कि 2 दिन में ये काम करेगा, मंडे को हम क्लास करेंगे, अब वो ना भेजे संडे को काम पूरा करवाने, मंडे को भेज दे, उसकी वजह से हम आपकी क्लास नहीं कर पाए, तो आपके सामने तो हमारी क्रेडिट हुई खराब, हमारी बात खराब हुई, लेकिन गलती हमारी कोई उसमें नहीं है, वो किसी और की गलती का खामियाजा हमें भुगतना पड़ा। तो भाई इस तरह की समस्या को रोकने के लिए टेलर ने कहा कि नहीं, एवरेज भी डिसाइड होगा कि आज अगर आप ड्यूटी पे आए हो तो इतना काम करके जाना है, या कल इतना काम, या परसों हम एवरेज भी तय करेंगे, और उसमें देख लो कि अगर एवरेज से कम उत्पादन करोगे तो मजदूरी दर कम होगी, एवरेज से अधिक उत्पादन करोगे तो मजदूरी दर अधिक होगी। मान लीजिए 50 श्रमिक आज आए हैं ड्यूटी पे, हम बता दें सुबह जब आए हैं ड्यूटी पे कि शाम तक हमें 500 यूनिट का प्रोडक्शन चाहिए, इतना हमारे पास ऑर्डर है, शाम को हमें उतनी डिलीवरी करनी है। एवरेज पर हेड 10 यूनिट का प्रोडक्शन चाहिए है सबको। अब हो सकता है कि कोई 9 यूनिट का प्रोडक्शन करे और कोई 11 का। भाई एवरेज हमें 10 चाहिए, 500 यूनिट शाम को रेडी चाहिए हमें, देख लो। टेलर ने कहा अगर 9 करोगे तो 2 रुपए से मजदूरी देंगे, और अगर 11 करोगे तो 2.5 रुपए से मजदूरी देंगे। मजदूरी दर देखिए, रेट, पीस रेट, तो पर पीस के अकॉर्डिंग पेमेंट, और उसमें भी रेट डिफरेंशिएटेड, अंतर। 9 यूनिट का उत्पादन कर रहे, औसत से कम उत्पादन कर रहे आप तो मजदूरी दर कम, और औसत से ज्यादा उत्पादन कर रहे आप तो मजदूरी दर ज्यादा। तब 11 वाले को अगर 2.5 रुपए से हमने दिया तो 11 दूनी 22, और 5.5 27.5 हो गया। 9 का जो उत्पादन करेगा 18 लेके जाएगा शाम को, जो 11 का करेगा वो 27.5 लेके जाएगा शाम को। हर समझदार श्रमिक क्या चाहेगा कि कम से कम इतना उत्पादन तो कर ही दे। 9-11 में 2 का अंतर है, लेकिन 18 और 27 में 9.5 का अंतर है। तो हर समझदार श्रमिक की कोशिश अब ये नहीं होगी कि 9 पर रुक जाए, हर समझदार की कोशिश होगी कि 11 कर दे, इस एवरेज को क्रॉस कर जाए।
क्योंकि एवरेज को क्रॉस करेगा तो मजदूरी दर बढ़ जाएगी। क्यों ऐसा? हमें सफलता के लिए पुरस्कार देना है, हमें लालच देना है ज्यादा उत्पादन करवाने के लिए। हम मान के ही चल रहे हैं कि व्यक्ति विवेकशील और आर्थिक प्राणी है, दिमाग से काम करेगा। पैसे का लालच उसे काम करने के लिए मोटिवेट करेगा। बाप बढ़ाना भैया, सबसे बड़ा रुपया 27.5 दिखेगा उसे। तो जैसे भी होगा, बीमारी थकान सब कुछ भूल के 11 चाहेगा करना ताकि 27.5 मिल जाए। और हमारा तो देखिए पर्पस भी यही है कि क्षमता का पूरा प्रयोग करना है, उत्पादन बढ़ाना है, लालच पैसे का है, बढ़ जाएगा उत्पादन। तो इसे टेलर ने नाम दिया विभेदीकृत इकाई मजदूरी दर प्रणाली। तो ये द्वितीय चरण के 3 सिद्धांत या नियम थे टेलर के। थोड़ा सा बस और 5 मिनट। टेलर के एक सहयोगी थे हेनरी गेंट। उनका भी एक कंट्रीब्यूशन है छोटा सा। अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर, ये भी टेलर के ही सहयोगी कहें, फ्रेंड कहें। समय भी देखिए लगभग वही है, 1861 से 1919, 1861 से 1919। हेनरी गेंट, इन्होंने टास्क एंड बोनस प्लान का प्रतिपादन किया। टास्क एंड बोनस प्लान, हेनरी गेंट। चार पांच बातें इन्होंने कही, स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। थोड़ा सा समझ लीजिए पहले क्या है ये। जो टेलर का डीपीआरएस है, डिफरेंशिएटेड पीस रेट सिस्टम, उसकी एक कमी है कि उसमें मिनिमम वेज या न्यूनतम मजदूरी तय नहीं की गई है। क्या मतलब है इस बात का? घंटे वाले सिस्टम, हमने कहा सबके फायदे नुकसान हैं, अलग अलग एंगल से फायदे नुकसान हैं। घंटे वाले सिस्टम में अगर हम लेबर के नजरिए से देखें तो एक फायदा क्या है कि आज लेबर आया दिहाड़ी पे, 9 से 5 8 घंटा उसने काम किया, शाम को आपने जो उसकी दिहाड़ी तय हुई थी वो दी। कल वो भी फ्री है, आप भी फ्री हो। वो फ्री इस बात के लिए कि कल उसे आपके यहाँ आना है या नहीं आना है। आप भी फ्री हो कि आपको कल उसे अपने यहाँ बुलाना है या नहीं बुलाना है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट वाले काम में हमने कहा क्या, एक बार आपने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया तो आप फंस गए। अब तो उसी कॉन्ट्रैक्टर से काम करवाना है। कॉन्ट्रैक्टर भी फंस गया कि काम करना है तभी पैसा मिलेगा, पर यूनिट प्रोडक्शन है, जब पूरा काम करके देगा तो पैसा पाएगा। ये तो अब आजकल का सिस्टम हो गया कि एडवांस दो, कुछ काम करवाना है तो। अदरवाइज तो तरीका यही है, प्रति इकाई उत्पादन नाम ही है कि भाई एक इकाई बनाओगे तो बदले में 10 रुपए पाओगे। अब कोई कहे कि हमने आधी इकाई बनाई, आज 5 रुपए दे दो, बाकी आधी कल बनाएंगे। आधी का कोई मतलब तो है नहीं। हम मान लीजिए कार खरीदने जाएं, कार के शोरूम में, कार कंपनी शोरूम का मालिक कहे कि ये कार पूरी खड़ी है, ले जाओ, चक्के 2 ही हैं, 2 चक्के कम पड़ गए हैं, 2 चक्के कल ले जाना, चक्के का 10,000 रुपये हमें कम दे जाओ। भाई बाकी तो दे ही रहे पूरी गाड़ी, तो ले जाओ, 4 लाख की गाड़ी है, 2 चक्के कम है, इसमें 10,000 कम दे दो, 2 चक्के 3 4 दिन में आएंगे तो ले जाना। तो क्या करते हैं हम ऐसा। शोरूम का मालिक कहे कि बाकी पूरी कार ले जाओ, स्टेयरिंग कम पड़ गई है, तो स्टेयरिंग का 10,000 रुपये भी कम कर लो, 4 5 दिन में आ जाएगी स्टेयरिंग,
ले जाना, बाकी 10,000 दे जाना। तो होता है कभी ऐसा? भाई स्टेयरिंग के साथ 4 लाख की है कार, और बिना स्टेयरिंग के भाई 0 की है। क्या मतलब है उस कार का? कुछ यूज होगा उसका? 0 की है। तो बहुत सारे काम ऐसे हैं कि 95% काम भी हो गया, 98% भी काम हो गया, लेकिन अगर 100 नहीं हुआ तो वो 0 है। और बहुत सारे काम ऐसे हैं कि जो एक ही दिन में नहीं होगा काम। अभी तो हमने क्या एग्जाम्पल लिया आपके सामने कि अगर 50 लेबर आए हैं आज ड्यूटी पे, 10 हमने तय कर दिया एवरेज कि 10 यूनिट का काम करोगे, बदले में पैसा। अब मान लीजिए कोई ऐसा काम है कि 10 दिन लगेगा तब एक यूनिट बन के तैयार होगी। घर ही की हम बात कर रहे हैं भाई, घर बना रहे हम, कम से कम भी सोच के देखिए घर बनाने में कितना दिन लगेगा? महीना, 2 महीना, 4 महीना। अब एक कॉन्ट्रैक्टर को हमने बुलाया है, उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया है पूरा घर बनाने का, 5 लाख रुपए उसने अपनी मजदूरी मांगी है, हमने ओके कर दिया है। तो अब हम कहें कि जिस दिन घर बना के दोगे उस दिन 5 लाख देंगे, भाई यही तो है बात। 6 महीना लगेगा घर बनाने में, 6 महीने बाद देंगे हम 5 लाख। तो 6 महीना क्या करेगा बेचारा? भूखा नहीं मर जाएगा? दिहाड़ी वाले में तो रोज कमाता, रोज खाता। अब कॉन्ट्रैक्ट करके तो फंस गया वो कि 6 महीने बाद दोगे आप तो 5 लाख प्रति इकाई उत्पादन, एक इकाई ये घर पूरा 6 महीने में बना के दोगे, हम 5 लाख देंगे तुम्हें। क्या करेगा 6 महीने तक? वो काम कर रहा है बेचारा, लेकिन बदले में कुछ उसे पैसा इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि उसने पूरी यूनिट बना के अभी आपको नहीं दी है, और उत्पाद भुगतान तो हमें प्रति इकाई यूनिट के आधार पर ही करना है। ये दिक्कत है। तो उस तरह की कमी को रोकने के लिए फिर गेंट ने ये थ्योरी दी, टास्क एंड बोनस प्लान। उसमें गेंट ने सबसे पहली बात देखी यही कही कि श्रमिकों के लिए एक न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित की गई। एक आश्वासन, एक एश्योरेंस है कि आज अगर आप 8 घंटे ड्यूटी करोगे, बदले में हम आपको एक सर्टेन अमाउंट पे कर देंगे ताकि आपकी रोजी रोटी चले। हमें भी पता है कि आप आज ये पूरा काम नहीं कर पाओगे, ये तो बड़ा काम है, इसमें तो अभी महीनों लगने हैं, लेकिन भैया आपका घर भी तो चलना जरूरी है, तो हम एक सर्टेन अमाउंट आपको पे करेंगे। लेकिन दूसरी बात, प्रत्येक श्रमिक के लिए एक निश्चित समय में पूरा होने योग्य काम का भी निर्धारण किया गया। लेकिन दिन भर में आपको कम से कम 5% काम करके देना पड़ेगा, तो हम शाम को आपको 10 रुपए तो देंगे ही देंगे। पूरा हिसाब लास्ट में होगा, लेकिन आज इतना काम करोगे, बदले में हम आपको इतना पैसा तो दे देंगे ताकि आपका भी घर का चूल्हा जले। तीसरा देखिए, निर्धारित समय में या समय के पूर्व अपने कार्य को संपन्न करने वाले श्रमिकों को मजदूरी के साथ साथ बोनस भी। सफलता के लिए पुरस्कार देना है। 5% काम करोगे शाम तक, हम 10 रुपए देंगे, और 10 नहीं 12 देंगे, 2 रुपए हम आपको बोनस भी देंगे। तो ये लालच दे दिया कि शाम तक कर ही दो 5% का। चौथी बात, श्रमिकों को दिए गए बोनस के अनुपात में उसके फॉरमैन, उसके सुपरवाइजर को भी बोनस देंगे। भाई अगर किसी लेबर ने समय पे अपना काम किया तो उसके सुपरवाइजर का भी तो रोल है उसमें, भाई देख तो वो ही रहा है, तो उसको भी बोनस मिलेगा। और लास्ट की अगर ऐसी कंडीशन बन जाती है किसी पर्यवेक्षक के अधीन आने वाले सारे श्रमिक बोनस के अधिकारी हों, तो पर्यवेक्षक को विशेष बोनस भी देंगे।
बोनस के साथ विशेष बोनस। मान लीजिए ए फॉरमैन है, बी सी डी 3 लेबर हैं जो उसके अंडर में काम कर रहे। बी ने समय पे काम कर लिया पूरा, तो गैंट कहते हैं 5 रुपए मजदूरी, 2 रुपए बोनस। और चूंकि उसने समय पे काम पूरा किया तो फॉरमैन को भी बोनस 1 रुपए, जो भी XYZ। सी ने मान लीजिए समय पे काम पूरा किया, 5 रुपए मजदूरी, 2 रुपए बोनस। उसके अनुपात में सुपरवाइजर को बोनस। ये तो तीसरा और चौथा नियम है। डी ने भी समय पे काम पूरा किया, मजदूरी प्लस बोनस, उसके अनुपात में पर्यवेक्षक को भी बोनस। लेकिन लेकिन अब यह क्या कंडीशन है, 3 श्रमिक थे डी के ए के अंडर में, तीनों बोनस के अधिकारी हैं, तो पर्यवेक्षक को बोनस के साथ एक विशेष बोनस। क्योंकि ये बात ये शो कर रही है कि वो पर्यवेक्षक अपने काम के प्रति कितना कमिटेड है, ईमानदार है, कि उसके अंडर में जितने लोग काम कर रहे हैं सब टाइमली अपना काम कर रहे हैं। तो फिर पर्यवेक्षक को बोनस के साथ एक विशेष बोनस भी। सोच अभी भी वही है आर्थिक प्राणी इकोनॉमिक में, लालच पैसे का ही, ज्यादा से ज्यादा उत्पादन, टास्क एंड बोनस। कि टास्क तय करेंगे, उसके अकॉर्डिंग बोनस की व्यवस्था करेंगे। आज आप देखें जितने प्राइवेट बैंक, बीमा कंपनियां हैं, सब इसी थ्योरी पे बेस्ड, इसी को फॉलो करते हैं। बैंक, बीमा कंपनी में जितने भी मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव हैं, देखिए सबकी सैलरी फिक्स है। स्पेशली प्राइवेट बैंक्स में ICICI या XYZ जो भी, कि हम 15,000 की, 18 की, 20,000 आपको सैलरी देंगे। ये एश्योर है कि एक मिनिमम इतनी सैलरी आपको मिलेगी, लेकिन टारगेट है कि एक महीने में आपको कम से कम 10 सेविंग अकाउंट खुलवाने पड़ेंगे, 5 करंट अकाउंट खुलवाने पड़ेंगे, या इतने आपको इंश्योरेंस करवा के लाके देने पड़ेंगे, इतना लोन बांटना पड़ेगा, जो भी। तो टारगेट है कि भाई ये टारगेट हैं आपके महीने भर के, ये टारगेट पूरे कर लोगे तो ये हमारी तरफ से एक मिनिमम एश्योरेंस है कि हम आपको 20,000 25,000 देंगे। उसके बाद फिर क्या, कि अब इन टारगेट्स के ऊपर जितना करोगे तो फिर हम आपको पर अकाउंट या पर बीमा बोनस देंगे। पर अकाउंट 500 रुपए की, 1000 की, XYZ जो भी, मतलब कि 25 तो फिक्स है। लेकिन वो सरकारी नौकरी टाइप फिक्स नहीं है कि कुछ नहीं करोगे तो अभी 25 मिलेगा। 25 है, लेकिन उसके लिए टारगेट भी है, उतने टारगेट कर लोगे तो ये 25 जरूर मिलेगा। लेकिन फिर सरकारी जैसा ऐसा नहीं है कि 25 ही मिलेगा। 25 को आप चाहो तो बढ़ा के 50 भी कर सकते हो, वो आपके हाथ में है कि टारगेट के ऊपर आप जितना हमें काम करके दोगे उतना बोनस। मतलब आप चाहो तो 25 का 30 कर लो, 40 कर लो, 50 कर लो, हम देंगे आपको। तो परिणाम क्या, कि रात दिन आदमी काम करता है, सुबह 6 बजे बाइक लेके निकलता है और रात में 10 बजे घर में घुसता है, क्योंकि उसे पता है कि हम जितना ज्यादा काम करके देंगे उतना हमें बोनस मिल जाएगा। तो टास्क एंड बोनस प्लान, इसमें दोनों चीजें रह जाती हैं कि एक मिनिमम बेच का एश्योरेंस भी है कि महीने भर बाद ऐसा नहीं कि खाली हाथ बैठ जाए, हमें 20,000 25,000 तो मिल नहीं है, बस ये टारगेट पूरे कर दें। लेकिन 25,000 में खुश होके बैठ जाए तो ऐसा भी नहीं है, उसको बढ़ाने का अब आपके हाथ में है, तो मेहनत भी करो खूब, 30 कर लो, 40 कर लो, 50 कर लो, आपके हाथ में। तो दोनों चीजें, संगठन का काम भी चल रहा, कर्मचारी को भी एक मोटिवेशन है कि भाई हम जितना काम करेंगे उतना पैसा पाएंगे। इवन आजकल तो देखिए, अब आपने कितने अकाउंट खोले, उस अकाउंट में कितना बैलेंस मेंटेन है, उसके अकॉर्डिंग भी
पैसा ऐड होता है। आप फोन कीजिए बैंक वाले को कि अकाउंट खुलवाना है तो ना आए, लेकिन हम फोन कर दें तो सिर्फ के बल दौड़ के आए। क्यों? अकाउंट तो खुल रहा है, लेकिन आपके अकाउंट में कितना बैलेंस मेंटेन होगा और हमारे अकाउंट में कितना मेंटेन होगा। तो आपका अकाउंट खोलने में उसे उतनी दिलचस्पी नहीं है जितनी मेरा अकाउंट खोलने में, क्योंकि उसे पता है। तो आजकल तो अब ये सब सिस्टम भी है कि वो जनधन खाते टाइप अकाउंट तो नहीं खोल रहा है, आपके नाम के लिए अकाउंट खोल दिए जीरो बैलेंस वाले। आज अपना टारगेट पूरा करने के लिए अकाउंट खोला और पता पड़ा कि 10 दिन बाद अकाउंट बंद हो गया। तो आपने दिखा दिया कि भाई हमारा तो हमने अपना काम कर दिया, टारगेट पूरा कर दिया, अब बंद हो गया तो हम क्या करें? नहीं, पकड़े जाओगे। ये सामने दिख रहा है कि आपने अपना टारगेट पूरा करने के लिए फेक अकाउंट खुलवाया था अपने ही किसी दोस्त यार का, नाते रिश्तेदार का, और कह दिया था कि जैसे ही हमारा टारगेट पूरा हो तो बंद कर देना। तो नहीं, अब ये सब नहीं, नजर रखी जाती है डेली बेस पे कितना ट्रांजेक्शन हो रहा है, मंथली, 3 महीने में कितना उसमें बैलेंस है, कितना उसके अकॉर्डिंग अब होता है। तो हमेशा आप देखिए आपके साथ होता होगा, कई सारे लोग, आप लोग नौकरी वाले हो, हर तिमाही में बैंक से फोन आता है। 25 दिसंबर बैंक के मैनेजर का या उसका फोन आएगा, सर अकाउंट घर में अगर कुछ कैश पड़ा है तो अकाउंट में जमा करवा दीजिए, या कोशिश कीजिएगा कि अब अगले 5-7 दिन तक अकाउंट से पैसा निकालिएगा नहीं। क्यों? क्योंकि 3 महीने का एवरेज बैलेंस देखेंगे वो आपके अकाउंट में कितना था, उसके अकॉर्डिंग जिसने आपका अकाउंट खोला था उसे पॉइंट मिलेंगे और बोनस मिलेगा। तो उनकी कोशिश होती है कि जो 3 महीने के लास्ट का एक वीक है, जितना ज्यादा से ज्यादा आपके अकाउंट में पैसा आपसे डलवा लें वो, या निकालो नहीं आप उस बीच में, ताकि उससे ही उनका कुछ वो एवरेज मेंटेन हो जाएगा 3 महीने का, उनका कुछ बोनस बढ़ जाएगा। इतना सिस्टम कर दिया जाता है उसे। इसका हमने कहा दोनों फायदा होता है कि आदमी काम पूरे मन से करता है, उसे लालच एक दिए रहते हैं हम, और कंपनी भी फायदे में है कि भाई उसका तो पर्पज ही ज्यादा से ज्यादा काम लेके आओ। तो ये गेंट ने टास्क एंड बोनस प्लान दिया। रोक रहे हैं यहीं आज। टेलर और टेलर के सहयोगी के रूप में गेंट, उनका कंट्रीब्यूशन था ये, यही था साइंटिफिक मैनेजमेंट या वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत। कल यही और चलेगा। अब हम इसकी एनालिसिस करेंगे कि जो टेलर ने ये थ्योरी दी है, इसकी विशेषताएं, फीचर्स क्या हैं, इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या हैं, इसके नेगेटिव एस्पेक्ट क्या हैं, और इसकी इन रिसेंट टाइम, वर्तमान समय में प्रासंगिकता क्या है। कुछ चीजें और अभी इसमें जो कि अब हम अपने शब्दों में एनालिसिस करेंगे टेलर के कंट्रीब्यूशन की। तो कल यही चलेगा, वैज्ञानिक प्रबंध आगे बढ़ाएंगे। आज यहीं तक। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। आप लोगों को पूछना कुछ क्लियर है सबको? हाँ, स्लाइड नंबर 10। हम्म। 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 हाँ, वो माना गया है, वो ये कहा गया है कि भले अलग अलग काम पे अलग अलग आदमी आदेश दें, फिर भी वो आदेश की एकता का उल्लंघन माना जाएगा। यहाँ दो अप्रोचेस हैं। कुछ थिंकर कहते हैं कि अगर अलग अलग मामलों पे अलग अलग लोग आदेश दें तो आदेश की एकता का उल्लंघन नहीं है, लेकिन कुछ थिंकर कहते हैं कि नहीं, चाहे मामला एक हो चाहे अलग हो, अगर एक से ज्यादा बॉस हैं तो वो आदेश की एकता का उल्लंघन है। तो यहां दो व्यूज हैं। हाँ, नहीं नहीं, वो दो व्यूज हैं। मान्य वही दूसरा है कि चाहे अलग अलग काम ही क्यों ना हो, लेकिन एक से ज्यादा बॉस होंगे तो उसे हम आदेश की एकता का उल्लंघन मानेंगे। यही मतलब एक्सेप्टेड व्यू है ये। तो उसी के अकॉर्डिंग हमने बात की है। ये एक डिबेट है अदरवाइज। हम्म। ठीक है, और कुछ? नहीं समझ पाए धीरज, अच्छा आपकी आवाज क्लियर नहीं आई है, एक बार फिर से बोलिए। 4 पॉइंट। हाँ।
हाँ, ये हम लोगों ने पढ़ा था जब हमने लोक प्रशासन का जन्म और विकास पढ़ा था कि 1887 में वुडरो विल्सन ने जो पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटॉमी का कॉन्सेप्ट दिया, राजनीति प्रशासन द्वैत भाव, उसमें विल्सन ने कहा राजनीति का काम निर्माण, प्रशासन का काम क्रियान्वयन। काम अलग, कामों की प्रकृति अलग, निर्माण में मूल्य, क्रियान्वयन में तथ्य। तो विल्सन ने दोनों को अलग अलग कर दिया, निर्माण अलग, क्रियान्वयन अलग। यहाँ टेलर भी वही कर रहे हैं कि निर्माण या नियोजन से जुड़े पर्यवेक्षक अलग, क्रियान्वयन या परिपालन से जुड़े पर्यवेक्षक अलग। तो मतलब वही पृथक्करण हो गया, जो विल्सन ने किया था इन्होंने भी वो पृथक्करण कर दिया। तो ये बात है यहाँ। और कुछ? चलिए, बाकी लोग सब क्लियर है? चलिए, तो आज रोक रहे हैं, कल मिलेंगे तो इसी को आगे बढ़ाएंगे, कंप्लीट करेंगे पहली थ्योरी। तो आप लोग मीटिंग छोड़ सकते हैं, जा सकते हैं। जी, प्रणाम।